देखिए ना, भारत की इंपॉर्टेंस की वजह उसकी इकोनॉमिक पावर है। इकोनॉमिक पावर की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, एक इकोनॉमिक पावर है। उनके बड़े स्ट्रॉन्ग और स्टेबल फॉरेन रिलेशंस हैं। उन्होंने दुनिया के साथ बना के रखी हुई है, इसीलिए उनकी इज्जत है। हम तो हर किसी से लड़ाई लेते फिरते हैं। इंडिया से हमारी लड़ाई है, अफगानिस्तान से हमारी लड़ाई है, ईरान से हम नाराज हैं, बांग्लादेश हमें अच्छा नहीं लगता, अमेरिका के बारे में हमारे मनफी ख्यालात हैं, यूरोपियंस को हम अच्छा नहीं समझते। तो हमने तो किसी के साथ भी अच्छे तल्लकात नहीं रखे। दूसरा, हम फकीर हैं, पैसे मांगते हैं दूसरों से जाके। अब जब जो शख्स पैसे मांगता हो उसको तो कोई अपने घर भी नहीं बुलाएगा ना, कि यार मेरे घर आएगा तो ये पैसे मांगने लग पड़ेगा। तो G7 में हमें क्यों बुलाएंगे? वो G7 में तो उन लोगों को बुलाएंगे ना जिनको वो रिगार्ड देते हैं, जिनकी वो रिस्पेक्ट करते हैं, जिन्होंने उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हैं, जिनसे उनको कुछ कोई फायदा है, जिनकी एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट जो है वो उनको अवेलेबल है। वो लोग बुलाए जाते हैं G7 समिट में। भिखारियों को कौन बुलाएगा? सीधी बात है। सही बात है, लेकिन सर कहीं ना कहीं तो ये कहते हैं कि जी हमारे पास तो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, हमारे पास तो एटम बम है, तो इस वजह से लोगों को हम डराते रहते हैं, हम बताते रहते हैं हमारी बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्या वो न्यूक्लियर एसेट्स या जो एटम बम बनाया उसकी वजह से भी हमें नहीं बुला रहे? फिर तो मेरा ख्याल है शुमाली कोरिया को भी बुलाना चाहिए, उनके पास भी बहुत बड़ी फौज है, उनको भी बुलाएं। ठीक है जी, उनको तो वो नहीं बुला रहे। तो असल में ये सारे न्यूक्लियर एसेट्स धरे के धरे रह जाते हैं। सोवियत यूनियन के पास नहीं थे, क्या असर हुआ उसका? अब एक यूक्रेन जैसा मुल्क जो है वो उसने उसको एक मुसीबत डाली हुई है इतने अरसे से, वो कुछ कर नहीं पा रहा वहां पे अभी। अब देखें ना। और बात यह है कि जो हम जो दुनिया को खाम खाना वो बढ़ के मारते हैं जी, हमारे पास हमें असला दो, हमें पैसे दो, हमारे पास न्यूक्लियर एसेट हैं, हमारे पास बम हैं, मिसाइल है हमारे पास, हमारा ख्याल करो। ये क्या तरीका है? ये मतलब ये यानी वो पुराने जमाने में वो बहरूपिये नहीं होते थे, वो ईंट पकड़ के चेहरे पे रंग मला हुआ होता था और वो एक ईंट पकड़ के सड़क पे खड़े होते थे। तो कोई बंदा आता तो ईंट उसको मारने का वो एक ड्रामा करते तो वो भाग पड़ता। अब जब वो भागता तो वो पीछे भाग पड़ते, और वो अब आगे भाग रहा है, पीछे भाग रहे हैं, फिर वो रुक जाता तो उसको उससे पैसे मांगते, फिर वो पैसे देता तो फिर वो उसको छोड़ देते। और अगर कोई जो है वो उसके खड़ा हो जाता तो फिर वो बिल्कुल ही वो बैठ जाते थे। तो हमारा भी यही हाल है कि बहरूपियों वाला काम कर रहे हैं हम, कि ईंट पकड़ी हुई है और खाम खा हर एक को दिखाते फिर रहे हैं जी हमारे हाथ में ईंट है, ये हम आपको ईंट मारेंगे। तो अब वो दुनिया उस ईंट से नहीं डर रही ना। अब हालात बदल गए हैं, हालात अब वो नहीं रहे पहले वाले। अब तो दुनिया सारी जो है वो मुखालिफ हो चुकी है इस तरह वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के। कोई भी इनको अच्छी नज़र से नहीं देखते। महज डिटेरेंस के लिए होते हैं, ये इस्तेमाल के लिए नहीं होते। तो आप मेरा ख्याल है बहुत ही ये एक छोटी हरकत है कि आप कहें जी हम बम इस्तेमाल करेंगे नहीं तो आप ये करें, और हम हमारा ख्याल करें नहीं तो फिर हम बम मारेंगे, और हम ये हैं और हम वो हैं। तो बातें करने वाली है, कोई मगर मेच्योर है ये? जी शेख रशीद जैसे बंदे कह रहे हैं जी एक एक पाव के बम है हमारे पास, हम वो मारेंगे। यार ये क्या बात है? मतलब ये आपको तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। शेख रशीद से मुझे याद आया कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि भारत से हमें टर्म्स ठीक करने, लेकिन दूसरी तरफ सर जितनी सिविलियन गवर्नमेंट्स आती हैं, आते के साथ ही पहला स्टेटमेंट भारत के खिलाफ देते हैं, और फिर उसके साथ ये भी समझते हैं, हमें उससे डराते भी रहते हैं, भारत ये कर देगा, भारत वो कर देगा, भारत हमें खा जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान मुसलसल बॉर्डर पे टेंशन है।
आप जानते हैं टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कहती है जी आप जाने तो टीटीपी जाने, और अगर उन्हें साथ भी देना होता है तो टीटीपी का साथ देते हैं। हमने कभी वो रवैया अफगानिस्तान के साथ नहीं किया जो हम भारत के साथ करते हैं। अफगानिस्तान से भी मुसलसल टेंशन पड़ी हुई है, लेकिन कोई अफगानिस्तान का नाम नहीं ले रहा इस वक्त भी, वो जी बड़े हमारे भाई हैं। तो ये फर्क क्यों है? और ये सिविलियन गवर्नमेंट जो है ये आखिर संभाल क्यों नहीं पाते हैं मुल्क को? ये हर कुछ दिन के बाद इनको हटाना पड़ जाता है। असल में सिविलियन गवर्नमेंट्स भी देख लेती हैं ना कि ताकतवर हल्के जो हैं वो क्या चाहते हैं। तो ताकतवर हल्के यही चाहते हैं कि भारत के साथ दुश्मनी रहे, और वो फिर बयानात भी इसी किस्म के देते हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अफगानिस्तान के हवाले से हम क्लियर ही नहीं है कि हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। हमें अभी तक वो क्लैरिटी ही नहीं है। इंडिया के हवाले से क्लैरिटी है, और वो क्लैरिटी ये है कि दुश्मनी रखनी है। ताकतवर हल्के चाहते हैं कि दुश्मनी रखी जाए, तो सियासी हुकूमतें फिर एंटी इंडियन स्टेटमेंट्स देती हैं। अफगानिस्तान के हवाले से हमारे ताकतवर हल्के भी कंफ्यूज्ड हैं। उनको भी नहीं पता कि हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए अफगानिस्तान के हवाले से। तो वो कभी तो वो अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं, वहां जाके वो चाय वाय पीते हैं, तस्वीरें आ जाती हैं, उनके साथ कभी मुज़ाकरात कर रहे होते हैं, कभी उनको अपना भाई कहते हैं, कभी उनको बुलाते हैं। तो वो अभी तक सोच रहे हैं कि अब पॉलिसी क्या रखी जाए अफगानिस्तान के हवाले से। इसलिए वो कोई खुल के कोई वो क्लियर कट बयान नहीं देते। वो कोई कभी एक बयान देंगे, कभी दूसरा देंगे। इंडिया के बारे में क्लियर है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। क्योंकि सर ईरान ने भी अटैक तो ईरान ने भी किया था, और उसके कुछ दिन के बाद ही वो जो ईरान के प्रेसिडेंट जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वो पाकिस्तान भी आ गए थे, और हमने फिर उनको गले लगा लिया था। तो ये रवैया हम हिंदुस्तान के साथ क्यों नहीं रखते? इसलिए कि वैसे तो दुनिया की हर वो कंट्री जिसके पास पैसा है, जिससे हम लोन ले सकते हैं, उससे हम गले भी मिलते हैं, हाथ भी मिलाते हैं। भारत की इकोनॉमी हमारे सामने है, तो फिर आखिर हम इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं भारत के साथ हाथ मिलाने में? क्योंकि क्योंकि उन्होंने अपनी इकोनॉमी चलानी है ना। तो वो इंडिया के साथ दोस्ती कर लेंगे तो फिर वो जो एक बहुत बड़ी यहाँ पे इकोनॉमी है वो नहीं ना चलेगी। फिर वो इकोनॉमी चल ही रही है इस बिना पे कि इंडिया के साथ इंडिया की थ्रेट मौजूद रहे, और बजट आता रहे, और वो अपनी इकोनॉमी जो है, अपनी जो बिजनेस एम्पायर है, वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करती रहे। तो बेसिकली तो ये चीज है ना। अदरवाइज तो मेरा ख्याल है अगर हम इंडिया के साथ अच्छे तल्लकात रखें तो फायदा तो हमारा है। यानी हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको इतनी बड़ी एक मार्केट मिल जाएगी। बहुत सी चीज़ें जो हम यूरोप से मंगवाते हैं वो बड़ी सस्ती हमें इंडिया से मिल सकती हैं। इंडिया और सेंट्रल एशिया के दरमियान जो एक राहदारी है उसको हम अगर चालू कर दें तो हम बहुत रेवेन्यू कमा सकते हैं उससे। और बहुत से हमारे जो कॉमन इश्यूज हैं, बहुत से मसाइल हैं, वो हम मिलजुल के हल कर सकते हैं। इंडिया के एक्सपीरियंस से हम एग्रीकल्चर है, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन है, इनमें हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन बस वो ये है कि 24 करोड़ लोग जो हैं वो इस वजह से महरूम हैं इस सब से, क्योंकि ताकतवर हल्के जो हैं वो नहीं चाहते कि इंडिया के साथ दुश्मनी हो, दोस्ती हो। तो वो दुश्मनी रखी हुई है उन्होंने, और उस दुश्मनी का फल खा रहे हैं वो, लेकिन और सर अब सफर कर रहे सर हैं। सर क्या कभी जो हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, क्या कभी वो इंडिपेंडेंट हो सकेगी? क्या कभी वो इन जो कहना चाहिए ताकतवर हल्के हैं, क्या कभी ये उनमें से निकल पाएंगे कि अपने फैसले खुद कर सकें और इनको इनकी जगह पे रखा जाए? मतलब जो इनका काम है ये वो करें, हर चीज में जो घुसे होते हैं उसमें से निकाला जा सकेगा कभी? देखिए बात ये है कि बिल्कुल ऐसा होगा, और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है वो वक्त। क्योंकि अब बहुत सी जो कुव्वतें हैं इस मुल्क के अंदर, उन्होंने भी अपने आप को असर्ट करना शुरू कर दिया है। उसमें एक सियासी कुव्वत इस वक्त बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। सीधी बात मैं आपको बताऊं, अदलिया जो है, अदलिया ने भी अब अपने आप को असर्ट करना शुरू किया है। और उसके अलावा फिर सिविल सोसाइटी आपकी, ठीक है,
तो एक जनरल ओपिनियन अब अवाम में बन चुका है कि हमें इस दलदल से बाहर निकलना है और हमें वही रास्ता इख्तियार करना है जो अमन का रास्ता है, जो दोस्ती का रास्ता है, जो हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने का रास्ता है। भारत से बना पड़ोसी जिन्ना का देश पाकिस्तान हिंदू बहुल्य देश की बढ़ती जा रही ताकत से घबराया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में उसे जिस प्रकार का रोना रोया है, उससे ये साफ है कि उसे अंदर ही अंदर भारत से अब डर लग रहा है। संयुक्त राष्ट्र आयोग की बैठक में जिन्ना के देश के प्रतिनिधि ने इस बात को लेकर भारत पर क्षेत्रीय शांति में दखल डालने की कोशिश करने का दोष मढ़ने की कोशिश की है। इस महत्वपूर्ण आयोग की बैठक में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि तब हक्के बक्के रह गए जब पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने भारत को लेकर नफरती बातें बोली और मन की पूरी नफरत सामने रख दी। उसने कहा कि भारत के अस्त्र खरीदने से इलाके की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने अपने ताकतवर पड़ोसी देश पर निराधार आरोप मढ़ दिए कि वह आतंकवाद फैला रहा है। हालांकि उसकी इस बात को लेकर विभिन्न देशों के प्रतिनिधि अंदर ही अंदर हंस रहे होंगे, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पोसता आ रहा है। वह आतंकवादी परीक्षण शिविर चला रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जहां पाकिस्तान की कोई पूछ नहीं है, उस संयुक्त राष्ट्र आयोग में उसके प्रतिनिधि ने तैश में आकर यह भी कहा कि भारत की नीतियां ऐसी हैं कि जो इलाके की शांति के लिए खतरा बन सकती हैं। पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने कहा कि आज भारत दुनिया भर में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है। भारत को उसके रणनीतिक साझेदार परमाणु मिसाइल, परंपरागत तथा दूसरे हथियार दे रहे हैं। कहना न होगा कि अकरम की यह बचकानी टिप्पणी तब आई जब पाकिस्तान के ही उस्मान जादून को निस्तारीकरण आयोग के 2024 के सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। इस आयोग का गत सोमवार को शुरू हुआ यह सत्र 3 सप्ताह चलेगा, जिसमें निस्तारीकरण से जुड़े विषयों पर मंथन किया जाएगा। पड़ोसी इस्लामी देश की नींद उड़ाए रखने वाले कश्मीर के विषय पर भी अकरम ने अपनी खोखली विद्युत्ता झाड़ी। इस पर भी मन में जमा जहर उगला। अकरम ने कहा कि कश्मीर में कश्मीरियों के अधिकार को छीना जा रहा है। अकरम को वहां भारतीय सेना के तैनात होने पर भी दिक्कत है। उस पर भी उन्होंने बेवजह के सवाल खड़े किए।